हेलो जी, दिस इज़ बासित शहबाज एंड यू आर वाचिंग अनप्लग माइक। मुल्क पाकिस्तान के अंदर इस वक्त महंगाई एक मसला है, लेकिन उससे जुड़े जो बाकी मसाइल हैं उनमें एक पेट्रोलियम लेवी के लिहाज से पेट्रोल जो है वो खासा डिस्कस होता है। पेट्रोलियम लेवी के ऊपर बात करने के लिए आप पेट्रोल की जो इंटरनेशनल प्राइजेज़ हैं वो किस तरह फ्लक्चुएट करती हैं और जो रोज़ाना की कीमतों का तयन है वो हुकूमत का सही फ़ैसला है कि नहीं, और इस पर आम आदमी के ऊपर कितना असर पड़ता है। डॉक्टर कैस असलम साहब माहिर मईशत हैं, प्रोफेसर हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का, आप हमेशा टाइम देते हैं और आप आज भी बिज़ी थे तो लेकिन आपने फिर भी जो है हमें ओबलाइज कर दिया। डॉक्टर साहब, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, हम इससे पहले भी एक चैनल पे बैठे हुए थे और वहाँ पे बैठ के आपकी और मेरी ऑफ द रिकॉर्ड डिस्कशन हो रही थी, तो मुझे बड़ा सीखने को मिली चीज़ें, तो हमने कहा इसको ऑन द रिकॉर्ड चीज़ों को लेकर आएँ और इसके ऊपर जो है वो बात की जाए। पेट्रोलियम लेवी, पेट्रोलियम फ्लक्चुएशन, ये किस तरह कंट्रोल होती है? देखें, पहली बात तो मैं ये कह दूं कि आज की इंडस्ट्रियल सोसाइटी में ऑयल खून की तरह है, ब्लड लाइन है। हालांकि अब कोशिश है कि फॉसल फ्यूल्स और ऑयल को फेज़ आउट किया जाए और उसकी जगह नेचुरल हवा, पानी, शुआएं, बायोगैसेस, बायोमैसेज से बिजली पैदा की जाए, मगर अभी तक उस लेवल की जिसको कहते हैं फोर्स नहीं बनी। अगर हवाई जहाज़ पे वो सोलर पैनल लगा दिए जाएँ तो वो बहुत बड़ा हो जाता है, अगर कार पे लगा दिए जाएँ तो वो बड़ा हो जाता है। वो ई बैटरी वाली आ गई हैं तो चार्जिंग नहीं है एंड सच, वो फिर डीज़ल और पेट्रोल की स्पीड, हैवी चीज़ें जो हैं वो डीज़ल पे चलती हैं। पहली बात तो ये मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि ये जो प्राइसेस सेट होती हैं वो ओपेक के ऑयल की नहीं है, वो ब्रेंट ऑयल है। इंग्लिस्तान के ऊपर जो समुंदर है उसका नाम ब्रेंट सी है। ठीक है, वहाँ से सबसे अच्छा तेल निकलता है, ऑयल निकलता है सबसे। सो वो जो $60 फ्री बैरल या अब $100-150 डॉलर फ्री बैरल है, वो ब्रेंट ऑयल की कीमत है। ठीक है। ओपेक की जो सऊदी अरब की और इस इलाके की ऑयल है वो इससे को $20 कम होती है। ठीक है। सो अगर ₹60 वो है इंटरनेशनल मार्केट में, तो हमें जो मिलता है वो $40 फ्री बैरल है। अगर वो 110 या 120 का है तो हमें ये वाला 100 का मिलेगा। वैसे भी हमने सऊदी अरब के साथ एक मुआहदा किया हुआ है कि 3 साल का तेल मिलता रहेगा और हम 3 साल के बाद उसको पैसे देंगे, तो हमें मुफ्त मिलता है इस लेवल पे। अब वो जो खाम तेल है, ऑयल है, वो बैरल में कोई 300 लीटर होता है। ठीक है। तो चलें हम ये कर लेते हैं कि $100 का बैरल है, और तो उसको जब आप 300 लीटर पे डिवाइड करेंगे तो वो $3 मेरा ख्याल है पर लीटर आएगा। ठीक है। वो 3 और रुपयों में उसको डाल देंगे तो 300 में फिर मल्टीप्लाई कर दें तो वो $900 पर लीटर हो जाएगा। मगर वो ऑयल जो है वो रिफाइनरीज पे जाता है। ठीक है। वहाँ से क्या बनता है? सबसे रिफाइन जो होता है वो एविएशन है, जो हवाई जहाज़ों में इस्तेमाल होता है। उसके बाद जो है वो हाई ऑक्टेन है, उसके बाद पेट्रोल है, उसके बाद डीजल है, फिर मोबिल ऑयल है, फिर करते करते वो पेट्रोलियम जेली है, कॉस्मेटिक्स भी उससे बनती है, और ये आपके प्लास्टिक के पाइप्स और पीवीसी पाइप्स और सारा प्लास्टिक इंडस्ट्री जो है वो पेट्रोकेमिकल से बनता है। और असफाल्ट जो आपकी सड़क, जो भी, तो इन अ वे मेरा ये ख्याल है कि जो तेल की जो ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल होती हैं ये दो चीज़ें, डीज़ल और पेट्रोल, इनकी कीमतें जो हैं वो रिफाइनरी के मुनाफे, ट्रांसपोर्ट के मुनाफे, पेट्रोल पंप के मुनाफे
और सारे बीच में मुनाफे जो हैं पूरे कर देती हैं, और बाकी हर 1 रुपया किसी चीज़ पे भी जो खर्च हुआ है वो मुनाफा ही मुनाफा है। ठीक है, हम उस पे बात नहीं करते, हम सिर्फ तेल की कीमतों पे ही बात किए जाते हैं। जो पेट्रोल है वो आप ये भी बता दूं कि डीज़ल हमने महंगा इसलिए किया हुआ कि एक ज़माने में कराची से लाहौर आते हुए डीज़ल मिला देते थे पेट्रोल में और मिलावट करते थे, तो इसलिए हुकूमत ने जानबूझ के डीज़ल को पेट्रोल से महंगा किया हुआ है ताकि मिलावट ना हो, ताकि आपको जो पेट्रोल मिले वो और उस दिन से साफ़ मिलता है आपको पेट्रोल। अब शायद ये पेट्रोल पंप वाले कर लेते होंगे कि 2 पॉइंट कम फी लीटर कर देते होंगे, जो भी वो ढूंढते रहते हैं सरकारी लोग। अब बात ये है जी कि उसमें क्या है, रिफाइनरी की कॉस्ट है, उसमें ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है, जो आपका वो जितने दूर जाएगा कराची से या जहाँ भी रिफाइनरी है उतने ज़्यादा कॉस्ट होगी। उसमें पेट्रोल पंप वालों ने 12 रुपये फ़ी लीटर अपने रखा हुआ है, जो गवर्नमेंट मानी हुई है, और अभी भी वो कहते हैं कि अगर महंगा हो रहा है तो इसको बढ़ाएं। तो फिर गवर्नमेंट ने अपनी लेवी रखी हुई है, और IMF ने इनको कहा हुआ है कि ये दोनों चीज़ें पेट्रोल और डीज़ल को मिला के एवरेज जो है वो 40 रुपये आना चाहिए। ठीक है। तो वो ये करते हैं कि अगर 80 रुपये पेट्रोल की है तो डीज़ल की कम कर देते हैं, और अगर डीज़ल की लेवी ज़्यादा कर देते हैं तो पेट्रोल की कम, तो उनकी कीमतें ऊपर नीचे जाती हैं। हमने और फिर तीसरी बात जो है कि वो डॉलर के ऊपर फ्लक्चुएट करती थी। मेरा ख्याल है कि दुनिया का सबसे सस्ता जो तेल है वो वेनेजुएला और ईरान का है, जो प्रोड्यूस करते हैं, उनके कुछ सेंट्स का है। हमारा जो है वो $1.25 का पर लीटर पेट्रोल है, पड़ता है, हम बेचते हैं उसको। ठीक है। पहले क्योंकि डॉलर और रुपया फ्लक्चुएट करता था तो ये फ्लक्चुएट करता था। अब तकरीबन डॉलर की कीमत 278-279 के ऊपर ही है, तो वहाँ एक्सचेंज रेट पे ये फ्लक्चुएट नहीं कर रहा। अब लेवीज़ की वजह से फ्लक्चुएट कर रहा है। अब गवर्नमेंट ये कह रही है कि डिमांड और सप्लाई के हमारे पास जो टैंकर्स हैं वो कम आ रहे हैं, हरमुज बंद है, तो इसलिए हम उसको कंट्रोल करने के लिए इकोनॉमिक्स ये भी कहती है कि जैसे आप उसकी कीमत बढ़ाएंगे तो लोग कम इस्तेमाल करना टेक्निकली शुरू करना चाहिए, मगर वो होता नहीं है ना, क्योंकि बसें नहीं हैं। तो मोटरसाइकिल भी चलानी है, कार भी चलानी है, दफ्तर भी जाना है, बच्चों को स्कूल भी लेके जाना है, कहीं और भी जाना है, तो आपको मोटरसाइकिल मिसाल के तौर पे 2 लीटर तो रोज़ का पड़ेगा ना मोटरसाइकिल में। तो ये अगर 300 रुपये या 300, अब तो 335 रुपये का है, तो 2 लीटर 670 का हो जाएगा। और एक बंदा जिसकी तनख्वाह 1100 है, 40,000, तो वो साइकिल ही चलाएगा, पैदल ही जाएगा, एंड सच फोर्थ। फिर ये 60% हमारी बिजली भी इस तेल से फर्नेस ऑयल से और आती है। फिर वो जो गैस है उससे हमारी फर्टिलाइजर्स भी बनती हैं। तो जब आप ये सारा कुछ इंपोर्टेड तेल से करेंगे और डॉलर्स में ख़रीदेंगे, तो फिर जिस तरह डॉलर फ्लक्चुएट करेगा, जिस तरह इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस ऊपर जाएंगी, गैस प्राइसेस ऊपर जाएंगी, तो आपकी ये सारे चीज़ें महंगी होंगी। फिर मुनाफा जात हैं, फिर वो मिसाल के तौर पे जो स्मगल करते हैं तेल ईरान से, वो 70 रुपये लीटर है पड़ता है बलूचिस्तान में, और कराची तक आता है। आप 335 रुपये लीटर दे रहे हैं, तो आप या ऑफिशियली ईरान से मंगवा लें। डॉक्टर साहब, कैसे आप अमेरिका के होते हुए ईरान से कैसे ट्रेड कर सकते हैं? ये है कि अब देखिए गैस पाइपलाइन भी तो है ना, वहाँ से पूरी पड़ी है। अभी आपने एक बहुत बड़ा कारनामा किया कि अमेरिका और ईरान के दरमियान दोस्ती कराने की कोशिश की। जब ये कराने की कोशिश की थी तो
अमेरिका से मराते मांगी ना आपने, तो एक ये भी मांग सकते थे कि जी उस 2 महीने में अमेरिका ने ईरान को भी इजाज़त दे दी थी कि वो तेल बेच ले। ऐसी है। तो आप कह देते जी कि हमें इजाज़त दे दें कि हम ईरान से ख़रीद लें, हमने पाइपलाइन भी नहीं बिछाई वो गैस की, तो अपने ज़ख़ीरे कर लेते, क्योंकि जब वो फिर से ये बंद हुई तो आपके पास वो सारा होता। दूसरी बात ये है कि आप ये भी कह सकते थे अमेरिका को कि जी IMF से कह के और अपने कर्ज़े माफ़ करवा लें, वो भी नहीं किया। आपने ये कहा कि नहीं आप 10 बिलियन हमें और कर्जा दे दें। तो आपकी विजन वो नहीं है ना। जब आपके सरकारी अफसरान और हुक्मरान जो हैं पॉलिटिकल, उनको मुफ्त कारें, मुफ्त बिजली, मुफ्त पेट्रोल मिलेगा, मुफ्त और चीज़ें मिलेंगी, मुलाजिम मिलेंगे, तो उनकी बला को कि वो 335 का होता है, 435 का होता है, उन्होंने कौन सा 600। अब ये जो मुआहदा हुआ है पाकिस्तान, टर्की और सऊदी अरब का, पाकिस्तान और सऊदी अरब का पहले भी था डिफेंस का, वो असल में तो आपने पहले भी एक जर्नैल साहब को भेजा हुआ है इंटरनेशनल फोर्स में हूथियों के खिलाफ। अच्छा, आप पहले की बात करें। अभी भी वही है। अच्छा। कि असल में जब रेड सी को बंद करना शुरू किया हूथियों ने, ईरान ने तो अमेरिका ने भी बंद किया हुआ है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, ऐसे ही है। तो सऊदी अरब ने पाइपलाइन बिछाई हुई है, वो उधर से तेल बेच रहे थे। तो जब हूथियों ने वो बंद करने की कोशिश की तो आपने ये मुआहदा किया है कि ऐसी तैसी हूथियों की, क्योंकि तेल सऊदी का तो आना है उसको। आई एग्री कि वो इजराइल के ख़िलाफ़ भी है। आप अब इंडिया भी नहीं आप पे कोई कोशिश करेगा, क्योंकि 2 मुल्क और आपके साथ मिल गए हैं। इजराइल भी अब कुछ सोचेगा। वैसे तो आज ईरान ने कहा है कि अमेरिका के अड्डे अगर सऊदी अरब में भी होंगे तो हम मारेंगे। हाँ, वो आपको मैं ये पूछना चाह रहा था कि इन योर सेंस डू यू थिंक कि इसका डिफेंस पैक का कोई फ़ायदा होगा? क्योंकि ईरान तो वेरी क्लियर, देखें ना डॉक्टर साहब, ईरान वेरी मच क्लियर है, उसने अमेरिका और इशू जंग नहीं है। इशू जंग नहीं है। अच्छा। हम पाकिस्तान की हमेशा से जो फॉरेन पॉलिसी रही है या मिलिट्री डॉक्ट्रिन है वो डिफेंसिव है। ठीक है। वो कभी ऑफेंसिव नहीं हुआ। ठीक है। हम जब हिंदुस्तान अटैक करता है या फिर हम करते हैं, जब दहशतगर्द आते हैं तो फिर हम करते हैं, हमने कभी ऑफेंसिव डॉक्ट्रिन नहीं रखा हुआ। हम सेकंड स्ट्राइक न्यूक्लियर कैपेबिलिटी भी रखते हैं, मगर हमने कहा हम फर्स्ट स्ट्राइक भी नहीं करेंगे। सो हमारा डॉक्ट्रिन बड़ा क्लियर है। ठीक है। इन दैट कॉन्टेक्स्ट हमने कुछ अड्डों में सऊदी अरब और शायद बहरीन वगैरह में अपनी फ़ौज और एयर फोर्स भी भेज दी हुई है। ये सारा डिफेंसिव है, इजराइल के ख़िलाफ़ है टेक्निकली, ईरान के ख़िलाफ़ बिल्कुल नहीं है। हम ईरान की कई दफ़े चीज़ों से मदद कर रहे हैं। एक बात याद रखिएगा कि पाकिस्तान के इस बॉर्डर पे हिंदुस्तान दुश्मन बैठा है, उस बॉर्डर पे अफ़गानिस्तान बैठा है जो हमारे हक़ में नहीं है। तो हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि प्रो इजराइल हुकूमत ईरान में आ जाए। इसलिए हम हर सूरत ईरान की मदद करते रहेंगे। सो ये पैक्ट वाकई ही ईरान के ख़िलाफ़ नहीं है। ठीक है। इन दैट कॉन्टेक्स्ट। ठीक है। अब मज़े की बात तो ये है कि तुर्की जो तीसरा फरीक हमारे इसमें आया है मुआहदे में, वो तो नेटो का मेंबर भी है। बिल्कुल है। तो अब आप टेक्निकली नेटो मेंबर भी हो गए ना नेटो के मेंबर हुए। सो इन अ वे नेटो, टर्की नेटो का मेंबर तो बना है रूस को ब्लैक सी में रोकने के लिए। तो फिर अगर रूस हमला करता है तो आप सो ये ईरान नहीं है इशू। अच्छा। मगर ये बनना है, इसमें इजिप्ट में भी आना है, इंडोनेशिया ने भी आना है, और शायद एक सतह पे ईरान भी इसका मेंबर बन जाए। ठीक है। OAC के मेंबर तो सारे हैं ना। OAC के तो OPEC के मेंबर भी ये सारे हैं पाकिस्तान के बगैर, क्योंकि पाकिस्तान तो तेल नहीं बेचता। तो ये रीजन में बहुत बड़ा गेम चेंजर है, और उसके पीछे चाइना भी बैठा है, रूस भी बैठा है। सच हो अमेरिका दुनिया के दूसरे नुक्कर पे आके वो उन्होंने देखा कि डिफेंड नहीं कर सकता एंड सच फोर्थ। बट कमिंग बैक टू दैट ऑयल, कि अभी भी जबकि दुनिया अब कहती है कि फॉसिल फ्यूल को ख़त्म करो और ऑयल की पॉलिटिक्स को ख़त्म करो, अभी भी जंगें ऑयल पे हो रही हैं। अभी भी जंगें असले पे हो रही हैं। अभी भी जंगें जो हैं वो मिनरल्स पे हो रही हैं, जोग्राफ़ी पे हो रही हैं।
रिलीजन तो नाम है, हाँ ऐसी इन दैट कॉन्टेक्स्ट होगा। मैं कहता बहुत बहुत फैनेटिक हर मज़हब में लोग बैठे हैं और दूसरे मज़हब के लोगों को वो वाइप आउट जिस तरह इजराइल ने गाज़ा में किया है। इसलिए मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि नहीं ये मजहबी लड़ाइयाँ नहीं हैं, ये बिल्कुल इसमें उसका बहुत बड़ा हाथ है। मगर असल में तो असला बेचना और तेल बेचना और एक दुनिया की इकॉनमी को, और ये अगर तेल खून की तरह है इकॉनमी का, इंडस्ट्री का, शिप्स चलती हैं, हवाई जहाज़ चलते हैं, ट्रांसपोर्ट चलती है, खेतों से जो सब्जियां हैं, अनाज है, उसने शहरों में आना है तो उसमें सारा तेल ही इस्तेमाल होना है ना, ये डीज़ल या बिजली इससे बननी है। तो दुनिया की सबसे बड़ी पावर ऑयल पॉलिटिक्स है। ठीक है। और आप देखेंगे कि हमारे ज़माने में इसको 7 बहनें कहते थे, 7 सिस्टर्स, शेल, बर्मा, कैल्टेक्स, जो 7 कंपनियां थीं जो कैप्चर करके बैठी हुई थी दुनिया के तेल को। अब उनमें से कुछ मर्ज कर गई हैं, कुछ ख़त्म हो गई हैं, नई आ गई हैं, ये सऊदी अरब की और अरब को आ गई है। कुछ हमारी जो है अटक ऑयल थी, क्योंकि वहाँ रिफाइनरी लगी थी मगर वो PSO में मर्ज हो गई एंड सच फोर्थ। PSO हमारा 60% स्टेट ऑयल है, 60% हमारा ऑयल PSO देती है। मेरा ख्याल है कि अब तो हुकूमत के स्टैंडर्ड्स की वजह से क्वालिटी किसी भी कंपनी की में फ़र्क नहीं है, वही उनकी और मार्जिन 1 रुपए का होगा, 1.5 रुपए का होगा, इससे ज़्यादा नहीं। आप देख लिए कि अगर 334 रुपए का PSO में है प्लस कुछ पैसे, तो 335 प्लस कुछ पैसे शेल में है। ठीक है। तो वो 1 रुपए का फ़र्क, हम जब पेशावर की तरफ जाते हैं तो वो 2 रुपए का फ़र्क, क्योंकि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बीच में आ जाएगी एंड सच फोर। जितनी रिफाइनरी से दूर होगा उतनी वो कॉस्ट बढ़ जाएगी। मगर जो असल मसला है कि जब ये कीमतें रोज़ के रोज़ बढ़ेंगी तो रोज़ के रोज़ ट्रांसपोर्ट भी बढ़ेगी, रोज़ के रोज़ बिजली भी कीमत भी, रोज़ के रोज़ जो खेतों से चीज़ें आती हैं, अनाज आता है वो भी बढ़ेगा। जो कराची से हमारी इंपोर्ट $70 बिलियन की इंपोर्ट है, वो जो आती है तो उसमें भी वो ट्रांसपोर्ट का असर बढ़ेगा, तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ जाएगा। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जो है वो 2 काम करती है। नंबर 1 कि आपकी जेब में जो पैसे हैं उसकी कुव्वत ख़रीद कम कर देती है, सो डिमांड कम हो जाती है, और जो पैदावार करने वाले हैं उनका प्रॉफिट मार्जिन्स कम हो जाते हैं, तो सप्लाई कम हो जाती है। तो इकॉनमी जो है, हमारी इकॉनमी इस जंग से पहले 3.7% पे जा रही थी, इस साल 4% पे जानी थी। वो इस जंग की वजह से, इस तेल महंगे होने की वजह से 2.7 पे आ गई। अब मुझे नहीं पता 2.8 पे है या 2.5 पे है। डॉक्टर साहब एक चीज़ ऐड कर लें, सॉरी टू कट यू, बड़ी आम फहम में ये लोग इस्तेलाह इस्तेमाल करते हैं लोग कि यार जो 2 मुल्क लड़े होते हैं वहाँ जो है इन्फ्लेशन नहीं होती, पाकिस्तान में रेट पहले ही जो है ना वो बढ़ जाता है। अब आप इंडिया की मिसाल ले लें, हमारे साथ बॉर्डर लगता है, जहाँ तक मेरा इल्म है वहाँ पर अब तक जो जितनी देर ये जंग लगी रही है या अभी भी चल रही है, वहाँ पर सिर्फ 3 रुपये महंगा हुआ पेट्रोल। नहीं, मगर देखें, पहली बात तो ये है कि हिंदुस्तान जो है वो अरबों से कम तेल लेता है, वो रूस से लेता है। जो जब 60 रुपए बैरल था तो रूस का तेल 40 रुपए बैरल था। फिर हमारी गलती है डॉक्टर साहब, हमने देखें खान साहब ले रहे थे वहाँ से, चले एक मिसाल जी तो वही आपने बात कर ली कि अमेरिका का प्रेशर जो है हम नहीं, हम उसको हम अमेरिका के ज़्यादा दोस्त हैं, हालांकि हम हमारी सारी मदद चीन करता है, मगर हमारी मदद ईरान ने की, हमने ईरान की मदद की, मगर पॉलिसीज़ पे हम जी असल में हमारी जो अपर क्लास है उसके पैसे इंग्लिस्तान, कनाडा, अमेरिका, स्विस बैंक्स, उन बैंकों में हैं, उनके बच्चे इन मुल्कों में पढ़ते हैं, उनके एहसास से तो वो हमारी अपर क्लास जो फैसले करती है उनको चीनी ज़बान नहीं आती, अंग्रेज़ी ज़बान आती है। हम अपने आप को छोटे मोटे अंग्रेज़ भी तो समझते हैं ना बाबू। तो इसलिए
हमारी मेंटेलिटी जो है वो चीन और रूस की तरफ है। फिर ये रशिया और चाइना कम्युनिस्ट मुल्क हैं। यस, मैं वही बात करने लगा, कॉलोनियल जी, स्टेट्स, तो कैपिटलिज्म स्टेट्स, हालांकि वहाँ भी कैपिटलिज्म है, मगर फिलॉसफी उनकी जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी, रूस में तो नहीं है, मगर ये भी तो कम्युनिस्ट पार्टी से ट्रेन हुआ है पुतिन। हम उनसे डरते हैं कम्युनिस्टों से, हम उनको, हम यहाँ कैद भी करते रहे, हमने कम्युनिस्ट पार्टी ख़त्म कर दी, बैन कर दी एंड सच फोर्थ। सो हम चीन की मिसाल तो बहुत देते हैं, हम ये भी कहते हैं कि हमारा दोस्त है, ये है, वो है, मगर ऑर्डर वहाँ से लेना है। पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल माइंड फ्रेम में है, मैंने ये देखा है, वो अमेरिका 3 मुल्कों से या अपने आप को मिला ले तो 4 मुल्कों से करता है कंट्रोल। ठीक है। जो आम पॉपुलेशन है उसको सऊदी अरब के थ्रू हम उनके उलमा से के थ्रू वो भी, और क्योंकि मक्का और मदीना वहाँ है, तो हमारी आम जो पब्लिक है वो वहाँ से असरअंदाज होती है। एक ख़ास किस्म का तबका है हमारा जो थोड़ा सा पढ़ा लिखा है, वो तुर्की से असरअंदाज होता है। तुर्की भी नेटो का मुल्क है, तुर्की भी प्रो अमेरिका मुल्क है, वो सॉफ्ट इस्लाम टाइप लोग जी। मुशर्रफ और उसके बाद बड़ी देर टर्की के साथ हमने बिजली घर भी बनाए, वो आए और मैं समझ रहा हूँ कि वो रिलीजियस फैक्टर जो आप कहना चाह रहे हैं। फिर हमारा एक तबका है अपर मिडिल क्लास का, हुक्मरानों का, पढ़ा लिखों का, जो इंग्लिस्तान से ट्रेनिंग है। आपके देखें जब भी क्राइसिस आता है तो जरदारी, नवाज शरीफ, इमरान खान और दीगर सियासतदान लंदन में चले जाते हैं इनके पार्ट। सो वो जो पुरानी इंग्लिस्तान की हुक्मरानी थी, वो माइंडसेट था, वो आज भी वहाँ से कंट्रोल होता है या अटैच होता है या होता है। और कुछ ऐसे हल्के हैं, वो बेशक स्टूडेंट्स के हों, पॉलिटिशियंस के हों, गवर्नमेंट के हों, जो अमेरिका खुद कंट्रोल करता है। वो थ्रेट दे के करे, पैसे दे के करे, या आपको कहे कि आप अपने बच्चे पढ़ा लें। मुझे याद है कि जब अमेरिका ने हमला किया था अफ़गानिस्तान में, तो जमात इस्लामी के एक अमीर होते थे, उन्होंने बहुत शोर मचाया कि ये हमला कर दिया अमेरिका ने, ये वो। तो अमेरिकन एम्बेसडर एक खातून उस वक्त होती थी, उन्होंने तकरीर की कि बाहर आ जाओ वरना तुम्हारे दोनों बेटे अमेरिका से हम निकाल देंगे। उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं कहा। इस्लाम ठंडा हो गया। सो हमारे अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोगों के बहुत सारे इंटरेस्ट, मफादात हैं। और इंग्लैंड भी अमेरिका से वो होता है, टर्की भी, अभी भी नेटो की सारी टर्की में हुई मीटिंग। तो वो जो बने हुए हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंसेस, के ये रूस का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, जिसकी वजह से यूक्रेन की लड़ाई हो रही है, क्योंकि रूस कहता है कि ये हमारा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस था, तुम इसमें क्यों आ रहे हो। कुछ चाइना के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस थे, फिलीपीन, बर्मा एंड सच फोर्थ, उनकी हिंदुस्तान से ये लड़ाई रहती है कि ये हमारा है, सच वो हिंदुस्तान का नहीं था उसमें। हम और शायद हिंदुस्तान, अमेरिका और ईरान और शाह का ईरान, ये अमेरिका के स्फीयर, और सऊदी अरब और ये अमेरिका के स्फीयर। ये तेहरान और याल्टा में जो तीनों बैठे थे, और पोस्टदम में आइजनहावर, स्टालिन और चर्चिल, उन्होंने फैसले कर लिए थे कि ये जो अमेरिका के पीछे मुल्क हैं, लैटिन अमेरिका जिसको कहते हैं, जहाँ से वो उठा के ले जाता है, पनामा के लीडर को भी ले गया, वो उनके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में है। तो उस स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में ईरान, क्यूबा, वेनेजुएला, ये दरारें भी डालते हैं ना, प्रो रशिया या प्रो चाइना। और वो जब अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें फ़्रांस की थी, 4 मुल्कों में वो कू हुआ, और अब उन्होंने फ़्रांस की फ़ौजों को निकाल दिया और रूस की फ़ौजों को ले आए।
सीरिया में पहले रूस की फ़ौजें थीं और फिर कुछ इलाके में अमेरिका और तुर्की की फ़ौजें थीं, अब रूस की फ़ौजें जा रही हैं, अब वो प्रो अमेरिका और बल्कि आपको ये पता होना चाहिए कि रिसेंटली इसराइल ने कुर्दों के इलाके में, कुर्दों के नहीं, द्रूज़ के इलाके में इंसर्जेंसी गज़ा के बाद की थी। पता ये लगा कि जो पहले जंग हुई थी 67 की, तो उसमें कुछ इलाके इसराइल ने कैप्चर कर लिए थे। ठीक है। तो द्रूज़ के कुछ इलाके सीरिया में रह गए थे और कुछ इलाके लेबनान में रह गए थे और कुछ इलाके इसराइल के पास रह गए थे। तो द्रूज़ ने खुद इसराइल को कहा कि ये बाकी भी ले लें ताकि हम तो इकट्ठे हो जाएं, या हमें सारे दे दें या हम सारे ले लें। तो वो अब इसराइल ने कैप्चर कर लिए और सीरियन गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया सारे में, वो कर भी नहीं सकते क्योंकि कमज़ोर है। सो अनफॉर्चुनेटली ये स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंसेस जो हैं इन पावरफुल मुल्कों के, जिसमें इंडिया चाहता है कि वो भी एक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस रखे, जो कोई भी नहीं मान रहा, ना बांग्लादेश मान रहा है, ना भूटान मान रहा है, ना वो नेपाल मान रहा है, ना पाकिस्तान मान रहा है, मगर वो भी अपने आप को पांचवी बड़ी ताकत है। वो कहता है कि मैं भी स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, तो आगे ऊपर बैठा है चाइना, वो कहता है ऐसी तैसी तुम्हारी, बैठा है पाकिस्तान, वो कहता है ऐसी तैसी तुम्हारी। सो अब ईरान का भी सारा इशू ये है कि ये सऊदी स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस चलेगा या ईरानियन स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस चलेगा मुसलमान मुल्कों में, क्योंकि मुसलमानों को दोनों प्यारे हैं इन दैट कॉन्टेक्स्ट। तो एक मुआहदा तो हुआ है सऊदी और ईरान का, जो चीन में कुछ साल पहले हुआ है, इसलिए अभी आप देखें कि सऊदी अरेब पे हमला नहीं किया उस तरीके से ईरान ने जिस तरह बाकी मुल्कों में किया है, यूएई पे किया। सो आपको अभी तो असल इशू तो वही है कि ये तेल खुले, सस्ता हो, इकॉनमी चले, इंडस्ट्री चले, लोगों को चीज़ें मिलें, एग्रीकल्चर चले। डीजल ही नहीं मिलता तो आपका ट्यूबवेल ही कैसे चलेगा, ट्रैक्टर कैसे चलेगा। तो दुनिया की इकॉनमी खासी शटर हुई है। डॉक्टर साहब, अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि पाकिस्तान में एक रिवायत समझी जाती है, एक आम तासुर लोगों के अंदर है कि एक बार जो चीज़ महंगी हो जाए ना फिर वो रिवर्स नहीं होती, तो हाउ डू यू इसको, कैसे आप इसको तज्जिया करेंगे इसका कि पेट्रोल की जो प्राइस है ये हाई के, ये नीचे आएंगी? पहले तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। देखें, मिसाल के तौर पे इमरान खान सामने नीचे ले आए थे और कह दिया था कि जब तक मैं हुकूमत में रहूँगा ये इस कीमत पे बिकेगा। कहते हैं उनके पॉलिटिकल टैक्टिक्स से उनको पता था, जो भी था नीचे तो लाए ना। इसी तरह हुकूमत अगर ये लेवीज बंद कर दे। अच्छा, ये लेवीज का बड़ा चक्कर, अगर ये मैं समझना चाहूँगा। देखें जब आपसे अमीरों से टैक्स नहीं लिया जाता, ये लेवी किसको कहते हैं आप? वो भी टैक्स है। ठीक है, वो टैक्स के मुख्तलिफ नाम दिए हुए हैं ना, एक इनकम टैक्स है, एक सेल्स टैक्स है, एक एक्साइज ड्यूटी है। वो कहते हैं बड़ी रिफॉर्म्स की हैं एफबीआर के अंदर, मोहसिन नकवी साहब कहते हैं वज़ीर आज़म की होंगी आपके तो स्टूडेंट्स भी मेरे ख्याल से काम करते हैं। लंगड़ियाल मेरा स्टूडेंट है, अच्छा स्टूडेंट था। बात ये नहीं है ना सर, बात ये है कि आप एक 2-3 टैक्सेस हैं। एक है वेल्थ टैक्स, ठीक है, आप लगाएं उसको, वो तो आपने बंद किया हुआ है। वेल्थ टैक्स तो सिर्फ उस पर लगता है जिसके 4 घर, 6 गाड़ियाँ हैं या 2 बड़ी गाड़ियाँ हैं या फार्म हाउसेज हैं, तो वो उस पर वो तो नहीं लगाया हुआ आपने। सेल टैक्स लगाया हुआ है 18% जो हर बंदे पे लगता है। तो फिर मेंटेलिटी गवर्नमेंट की पता लग गई ना कि गरीब से लो और अमीर को आप मरातें दे लो। इमरान खान ने भी दी, वो क्या था, वो जो स्कीमें थी एमएसटी स्कीम के जी, आप अगर 2 साल के लिए इन्वेस्ट कर लेंगे प्रॉपर्टी में, आप तो बाहर से पैसे लें, आपसे पूछा नहीं जाएगा पैसा कहाँ से है। तो इसका मतलब यही है ना कि चोर को आपने स्ट्रॉन्ग कर दिया, मरात दे दिए। जो हम जैसे जो सारी उम्र टैक्स देते रहे, हमें तो कोई मरात नहीं दी। तो ये मेंटेलिटी है जो इनको समझ नहीं आती कि ये वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि 18% आपने जो सेल्स टैक्स रखा हुआ है उसकी वजह से गुर्बत बढ़ी है। इसी तरह जो आप तेल से लेते हैं उसके 2 टैक्सेस हैं, एक लगा हुआ है, एक लगाना चाहते हैं। एक तो लेवीज हैं कि ये हर जिस तरह मैंने कहा कि एवरेज सारी जो फ़ी लीटर 40 रुपये
होगा हर पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर। वो एक से ज़्यादा और एक से कम ले लें, मगर एवरेज 40 रुपये होगा। दूसरा जो है, जो लगना है, पोल्यूट करती है, ज़्यादा पेट्रोल इस्तेमाल कर रहे हैं तो फ़ी लीटर 2 रुपये या 5 रुपये या 10 रुपये देंगे, ताकि हुकूमत वो पैसा इस्तेमाल कर ले कि हवा को ठीक करना, हालांकि उसने इस्तेमाल नहीं करना। सो नाम रखे हुए हैं, सारे टैक्स हैं, टैक्स तो सारे हैं जी। जो पेट्रोल से लेना है वो लेवी है, जो कस्टम तो वो ड्यूटी है, ड्यूटी टैक्स, जो रेस्टोरेंट से लेना है तो एक्साइज है। ये ठीक है कि उसमें हमने रखा हुआ है कि ये लोकल गवर्नमेंट का टैक्स है, ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट का टैक्स है, ये फेडरल गवर्नमेंट का टैक्स है, वो किया हुआ है इसलिए। मगर 2 टैक्स कर दें आप, एक डिफेंस टैक्स कर दें जो फौज को जाएगा, सारे दिल खोल के देंगे, और एक आप रख लें सिविल टैक्स, जिसके बाद जो सूबों का हो और 20% उसमें से फेडरेशन को दे दे कि तुम अपना बाकी काम चला लो। छोटे से तो हो, इस्लामाबाद चलाना है आपने, फॉरेन ऑफिस चलाना है, नोट छापने, बाकी सारे सूबों के काम हैं। बल्कि सूबे भी ये कहते हैं कि 36 सूबे हो जाएं, मैं कहता हूं कि नहीं, सूबे नहीं, वो लोकल बॉडीज़ को करो, ख़त्म करो ये सूबे, इतने गवर्नर और इतने मिनिस्टर और इतने मसाइल लगेंगे। एक सेक्रेटेरिएट जो वो ऐश करने के तरीके हैं, कौम को बेवकूफ़ है। कौम को क्या मिलना है जब तक आपके लोकल बॉडी नहीं होगी। ऐसे ही है। अब आप देखें, अगर आप अमेरिका का, यूनाइटेड स्टेट का आप निज़ाम देखें, मैंने कुछ यहाँ एक बात नहीं की, आपने यूनाइटेड स्टेट, वहाँ जो है $2 का गैलन है, जो 4 लीटर का होता है, ठीक है। आपके $1.5 का लीटर है। ओह, सो अमेरिका जो वहाँ बैठा है, सऊदी अरब से उसको तेल जाता है, और फिर वो 4 लीटर देता है या 3 लीटर देता है, उतने पैसे में जितने हैं आप 1 लीटर देते हैं। तो जो आप कह रहे हैं कि हिंदुस्तान को इतना मिलता है, ये तो हुकूमत के ऊपर है। पॉलिसीज नहीं ठीक हमारी। तेल हर मुल्क को एक ही कीमत में मिलना है, ठीक है, ऑयल ये वहाँ के। हाँ, फिर रिफाइनरीज ने आगे हुकूमत की मदद से लोगों तक किस कीमत में पहुँचाना है, ये हुकूमत। अच्छा, और रिफाइनरीज। लास्ट 2 चीज़ें, अगर यही चीज़ मैं समझना चाहूँ, इसमें माफिया कौन है? आपके हुक्मरान या फिर रिफाइनरी? सब। कोई माफिया नहीं बन सकता जब तक हुकूमत या हुकूमत के एहलकार उनको इजाज़त न दें। ठीक है। देखें, एक दुकानदार से एहलकार ने 1000 रुपये रिश्वत ले ली, तो अब वो 2000 कीमत बढ़ाए या 4000, पूछने वाले ने तो ले लिए। सो आप पूछ रहे हैं माफिया कौन है? हम माफिया वो जो मॉनिटर कर रहे हैं, वो जिन्होंने सजाएं देनी है, वो तो वो माफिया बनाते हैं। वरना अमेरिका जैसे मुल्क में किसी की जरूरत नहीं है कि माफिया बन जाए। होते थे, माफिया को एक दूसरे से लड़ा के ख़त्म कर दिया। आपने भी वो क्या, कौन सा बट था, तीखी बट था, या क्या था, जब उसको लाए पंजाब आते आते मार दिया। जब आप फैसला सो ये याद रखिएगा कि सबसे बड़ा टेरर हुकूमत होती है, रियासत होती है। ऐसी है। अगर रियासत अपनी रिट कायम करे, जो हम कर रहे हैं बॉर्डरों पे, मगर फौज कर रही है, जब फौज वापस आती है तो सिविल गवर्नमेंट का काम है ना बाकी काम करना है। वो नहीं करती तो फिर वो वहाँ दहशतगर्द आ जाता है। तो कोताहियाँ ये आपकी सिविल गवर्नमेंट्स की हैं, लोकल गवर्नमेंट्स की हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की हैं। फेडरल गवर्नमेंट ने तो पॉलिसी बनानी है, वो ठीक है। आप पूछ रहे हैं माफिया कौन है, तो वो जो 2 औरतें फॉरेनर उठाई गई, वो किसी आपके मिनिस्टर के रिश्तेदार ही थे ना। बिल्कुल। वो जो बच्चे ने 2 औरतों को नीचे दिया, वो किसी जज का बच्चा था ना। वो जो कराची में औरत ने किसी फैमिली को नीचे दिया, वो भी किसी बिजनेसमैन की बीवी थी ना। तो आप मुझे पूछ रहे हैं कि सब बच गए थे ना? सब ऐसी दिए थे। तो वो है ना, खून बहा, ऐसी दियत दे के। तो वो अमीर ही दे सकता है ना। गरीब तो फिर आप मुझसे पूछ रहे हैं माफिया बनाया हुआ, हमने कानून के अंदर माफिया बना लिए हैं। और फिर वो पिछले दिनों एक, डॉक्टर साहब आपकी बात से मुझे एक बात याद आई, पिछले दिनों अभी ये लाहौर यूनिवर्सिटी के अंदर कॉन्फ्रेंस हुई है, सुबह मैं भी था वहाँ पे बैठे थे जस्टिस रिटायर्ड अनवारुल हक पन्नू। उन्होंने बड़े मज़े की बात की। उन्होंने कहा तनख्वाहदार तबका इस मुल्क का माफिया है, वो सिविल सर्वेंट हो, वो सियासतदान हो या वो फौजी हो,
ठीक है, जिसने अपने इख्तियारात से ज़्यादा तजावुज़ किया, ऐसे ही जिसने अपने आप को तनख्वाहदार तबके होते हुए इस मुल्क का मालिक समझा, वो इस गुनहगार जी, है। मैं एग्री कर रहा हूँ इसको, बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ। और कहाँ से आना है? ये इतनी बड़ी बड़ी है ना, हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, जब वो रिटायर होते हैं तो पता लगता है कि फलानी जगह डिफेंस में घर है, फलानी जगह घर है। तो मैं सोचता हूँ कि मैं भी सरकारी अफसर था, 21 ग्रेड का था, रिटायर भी हुआ। मेरे से तो एक कार नहीं ली गई, ये कहाँ से आए हैं? उनकी भी तनख्वाहें उतनी थी, मरातें थोड़ी सी ज़्यादा होंगी उस वक्त। तो ये मैं कैसे मान लूँ कि फिर मैं नहीं जाता उनके घर। अच्छा डॉक्टर साहब, लास्टली अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, जो हुकूमती फ़ैसला है रोज़ाना की बुनियादों पर तयन करने का कीमतों की, इसको आप सही समझते हैं? देखें, बात ये है कि मैं ये समझता हूँ हुआ नहीं और होता नहीं। नहीं, अमेरिका के अंदर भी है। अच्छा, असल तो असल मामला है कि कंपनियों का आपस में कंपटीशन करा दें, फिर सस्ती होगी चीज़ें। मगर जब हुकूमत ने भी अपनी लेवी लेनी है, जब ट्रांसपोर्टर ने भी अपने पैसे लेने हैं, जब पेट्रोल पंप वाले ने भी अपने 12 रुपए लेने हैं फी लीटर, उसने भी अपनी कॉस्ट निकालनी है। तो फैसला हुकूमत कर रही है कि ये कितने का रोज़ होगा। हुकूमत का क्या काम है? हुकूमत का ये काम है देखना कि आवाम से धोखा तो नहीं हो रहा। वो जिस तरह फूड स्ट्रीट वाले अभी जाके नहीं बंद करा रहे हैं रेस्टोरेंट्स को कि जी इसमें कीड़े हैं, इसमें ये ये हुकूमत का काम है कि मॉनिटर करे और ज़्यादती ना होने दे। बाकी बिजली के कारखाने हों या पेट्रोल के कारखाने हों या किसी और चीज़ के, इनकी कंपटीशन कराएं आप। जो असूल है खुद ही आप उस कंपटीशन में अपना माल बेचने के लिए वो चीज़ें कीमतें नीचे लाएंगे। मगर जब आप भी हिस्सेदार हैं, 60% तो PSO है जो हुकूमत की कंपनी है और फिर हुकूमत की लेवी भी है। तो जब आप हिस्सेदार हैं तो फिर देखो जब थानेदारी चोर हो जाए तो अवाम बेचारी क्या करेगी? तो हुकूमत थानेदार है ना, हिस्सा ले रही है अपना, लेवीज़ के हाथ से बटाखोरी है। थैंक यू सो मच डॉक्टर कैसर असलम साहब। हमेशा से आपके साथ बैठना, आपसे सीखना जो है, हम आपसे पढ़े नहीं हैं लेकिन आप हमारे लिए फिर भी उस्ताद हैं और बहुत सी चीज़ें आपसे सीखने को मिलती हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। नाज़रीन, आज के पॉडकास्ट से फिल वक्त इतना ही। आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।